नमस्कार। अनेक मित्रों के सुझाव मिले हैं कि सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि सप्रसंग व्याख्या कैसे की जाए। परीक्षा में जब हमें प्रश्न पत्र प्राप्त होता है तो सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि सप्रसंग व्याख्या करनी है। आप सप्रसंग व्याख्या के लिए इस प्रकार से हाशिए में ऊपर की ओर आप प्रश्न क्रमांक लगाएं। उसके बाद में सर्वप्रथम आप जिस पद की, जिस पद्य भाग की, जिस दोहे की व्याख्या आपको करनी है उसके प्रथम 2-3 शब्द लिखने के बाद में ऐसे बिंदु लगाते हुए अंतिम 2-3 शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद में जब हम इस पूरे पद को पढ़ते हैं तो हमें इसके रचनाकार, इसके लेखक, इसके कवि का पता चलता है। अब आपको यहाँ पर कवि का परिचय लिखना होगा। परिचय लिखते समय आप एक बात ध्यान रखें कि कवि का जन्म, कवि की मृत्यु, कवि का रचना कार्य, कवि के उपनाम, जो भी आपको ध्यान में है, पता है, वो आप लिख सकते हैं। कवि का परिचय कहलाएगा। इसके बाद में जिस भाग की आपको व्याख्या करनी है उसका परिचय देना है। यानी जो दोहा, जो पद्य भाग आपको प्राप्त हुआ है वो कौन सी रचना से लिया गया है, कवि की कौन सी पुस्तक से लिया गया है, कवि की किस रचना से आपको ये रचना प्राप्त हुई है, ये आपको लिखना है। ये रचना परिचय कहलाएगा। जैसे तुलसीदास जी का यदि कोई दोहा हमें प्राप्त होता है या तुलसीदास जी का यदि कोई पद, दोहा, चौपाई कोई प्राप्त होती है तो उसके संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि दोहावली से प्राप्त है, कवितावली से प्राप्त है, रामचरितमानस से प्राप्त है। इस प्रकार से आपको रचना का परिचय लिखना है। रचना परिचय लिखते समय उनकी रचना का समय यदि आप लिख पाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद में जिसकी व्याख्या हमको करनी है उस व्याख्या से पूर्व, इस पद से पूर्व यदि कोई प्रसंग है वो आपको लिखना चाहिए। अनेक बार परीक्षाओं में ऐसे पद्य प्राप्त होते हैं जिनके पूर्व प्रसंग होते हैं, उनको लिखना अति आवश्यक हो जाता है। पूर्व प्रसंग लिखे बिना प्रसंग समझ में नहीं आता है। तो जो प्रसंग जिसकी व्याख्या हम करने वाले हैं, इससे पहले जो प्रसंग चल रहा था उसको आप 1 से 2 पंक्ति में लिख सकते हैं। इसके बाद में आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखना है, जिस दोहे की, जिस पद्य भाग की आपको व्याख्या करनी है उसका प्रसंग लिखना है कि वो किस संदर्भ में लिखा गया है, उसमें क्या बात निहित है और कौन कौन से पात्र हैं और किस प्रकार का वातावरण है। इस प्रकार की बातें जब हम लिखेंगे तो वो हमारा प्रसंग कहलाएगा। प्रसंग लिखने के बाद में व्याख्या लिखेंगे तो व्याख्या लिखते समय 2-3 बातें आप अवश्य ध्यान रखिएगा। व्याख्या लिखते समय आप केवल सर्रार्थ लिख रहे होते हैं, आप केवल अर्थ लिख रहे होते हैं, आप केवल व्याख्या कर रहे होते हैं, तो आप केवल अपने शब्दों में ही लिखें। व्याख्या लिखते समय यदि आप कवि के नाम के साथ यदि उपनाम भी लगाते हैं तो आपकी व्याख्या जीवंत हो उठती है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की कोई रचना की व्याख्या आप कर रहे हैं तो आप लिखिए कि कलाधर के नाम से प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद लिखते हैं या कह रहे हैं। इसी प्रकार से आप खंजन नयन के नाम से प्रसिद्ध सूरदास जी लिख रहे हैं, या हम लिख सकते हैं कवि शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी लिखते हैं। इस प्रकार की बात हम लिख सकते हैं। व्याख्या के अंदर उनके उपनाम यदि आप शामिल करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्याख्या करते समय एक बात और ध्यान रखें कि अनेक बार दोहों की व्याख्या 2 प्रकार से या 3 प्रकार से भी हो सकती है। यानी रचना का सरलार्थ 2 या 3 अर्थों में भी हो सकता है। यदि आपको वो जानकारी मिलती है, पता चलता है, तो अवश्य लिखना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब बात आती है कि जब हमने व्याख्या पूरी लिख ली तो उसके नीचे क्या लिखना। इस नीचे आप विशेष करके लिख सकते हैं कि विशेष मतलब आपने जो रचना की व्याख्या कर रहे हैं या की है इसमें आपको विशेष क्या प्राप्त हुआ है। तो विशेष में आपको जो प्राप्त हुआ है
यदि आपको कोई रस प्राप्त हुआ है, कोई छंद प्राप्त हुआ है, कोई अलंकार प्राप्त हुआ है, तो आप लिख सकते हैं भाषा, भाव और शब्दावली, तीन तो सामान्यतः सभी को प्राप्त होती हैं। वो तो आपको लिखना ही है कि उक्त पद्य भाग की भाषा कैसी है, कौन से भाव प्रकट किए गए हैं, क्या विशेष अर्थ हैं, कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ये आप लिखेंगे। यदि आपको शब्द शक्ति, रस, काव्य के गुण दोष, बिंब, प्रतीक, फैंटेंसी, भाव, यदि आपको ये पता है, यदि आप ये लिखते हैं तो और भी अच्छा रहेगा, आपका उत्तर वजनदायी होगा। इसके बाद में अनेक पद्य भाग हमें ऐसे प्राप्त होते हैं प्रश्न पत्रों में, उनके अंदर कोई न कोई पौराणिक कथाएं या ईश्वर से संबंधित अनेक अच्छी बातें या उनसे संबंधित कोई कथा है, कोई कहानी है, इस प्रकार की भी हमें प्राप्त होती हैं। यदि उस पद्य भाग में यदि प्राप्त होते हैं तो उसको आप अलग से इंगित करेंगे तो आपका जो उत्तर है वो अधिक प्रभावी होगा, अधिक अंकदायी होगा। अब बात आती है कि कितनी पंक्तियों में ये इस प्रकार की व्याख्या की जाए। तो हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम जब हम लिख रहे थे तो ये एक पंक्ति में हो गया था। उसके बाद कवि व रचना परिचय आपको 3 से 4 पंक्तियों में लिखना है। 5 पंक्ति भी हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है। पूर्व प्रसंग आपको 1 से 2 पंक्ति में लिखना है। प्रसंग आपको 3 से 4 पंक्तियों में लिखना है। व्याख्या इस पद पर निर्भर करेगी कि पद छोटा है या बड़ा है, या हो सकता है इसके 2 या 3 अर्थ भी हों, तो उस प्रकार से व्याख्या आपकी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। ये आपका इस पद पर निर्भर करेगा। इसके बाद में विशेष जब हम लिख रहे होते हैं तो विशेष आप मेरा सुझाव है कि आप इसको बिंदु के रूप में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे 3 से 4 पंक्ति में लिखना चाहिए। आप 3 से 4 बिंदु में भी लिख सकते हैं। जब आप बिंदु में लिखेंगे तो 4 बिंदु लिखेंगे तो निश्चित रूप से 6 पंक्तियां भी हो सकती हैं। 3 बिंदु लिखेंगे तो 5 पंक्तियां भी हो सकती हैं। कोई चिंता नहीं करें। इस प्रकार से आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, अच्छा आपको फल प्राप्त होना है। और एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा, जब आप अगला प्रश्न प्रारंभ करें तो नए पृष्ठ से प्रारंभ करें और हाशिए में कुछ भी नहीं लिखें। ऊपर ही ऊपर आप प्रश्न क्रमांक लगाएं और अगले प्रश्न को लिख करके आप अपना प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आपका सप्रसंग व्याख्या लिखते समय आधे पेज पे आके खत्म हुआ है तो उक्त पेज को छोड़ देना चाहिए। आपको नए पेज से आपको प्रारंभ करना चाहिए। इस प्रकार से आप इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। यदि आपकी व्याख्या बीच में यहां आके समाप्त हो जाती है तो 5-6 पंक्तियां छोड़ के नया प्रश्न क्रमांक डाल के फिर आप लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। इससे परीक्षक को देखने में और अंक देने में, अंक जोड़ने में सुविधा रहेगी। तो और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा कि आप लिखते समय वर्तनी संबंधी दोष नहीं करें। यदि आपको कोई शब्द कठिन लगता है तो उस शब्द के अर्थ के बराबर का कोई दूसरा शब्द आप लिख करके अपना काम चला सकते हैं। लेकिन वर्तनी संबंधी अशुद्धि करेंगे तो प्रथम दृष्टया ये ध्यान में आएगा कि आपको वर्तनी के रूप में आप कमजोर हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा कि वर्तनी आपकी शुद्ध हो। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।